इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, 1 से 20 तक हम लोगों ने इसका देख चुका था, जो मॉडल सेट 25 के लिए आया था 1 से 20 ऑलरेडी कर लिया था। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में कर लेंगे 21 से लेके 40 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है जो 21 नंबर है, वो क्या बोल रहा है, तो देखिए व्हाट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी वाला सवाल आपका बहुत आसान सा होता है, फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में रखेंगे, लीटर में। ये फॉर्मूला आप 12th में ही पढ़ रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूला को जरूर से ध्यान रखिए। क्या बोला गया है, देखिए 5 ग्राम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका मास बाई मोलर मास होता है ना। तो मास दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम हो जाएगा। और मोलर मास कितना आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देखिए सोडियम के लिए होता है 23, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा 16, और हाइड्रोजन के लिए होगा 1। इसको सबको जोड़ लेंगे तो 24 और ये 40 हो जाएगा। यूनिट मोलर मास का होता है ग्राम पर मोल, कर लेंगे ना। तो मोलर मास का यूनिट होता है 40, इसके लिए आएगा 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे डाल दीजिए 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल में ये 1/8 आ जाएगा, 1/8 मोल कह सकते हैं। पहला पार्ट हो गया। अब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना आएगा वो देख लीजिए। वॉल्यूम 250 ml दिया हुआ है, तो इसको भी मैं साइड में ही कर ले रहा हूँ। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 250 ml दिया हुआ है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, 250 है ना, इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, जब कभी भी ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 25 का टेबल में एक बार में और ये 4 बार में, यानी जो वॉल्यूम आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। दोनों एक एक पार्ट करके निकाल लिए और इसको इसमें डाल दीजिए। देखिए तो 1/8 की जगह 1/8 आ जाएगा, और इसके जगह क्या आ जाएगा 1/4। 4 वाला डिवीजन जब कभी भी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा ऊपर वाले को नीचे के साथ और बीच वाले को बीच के साथ, यानी 4 आ जाएगा, 4 × 1 होगा, और नीचे में 8 × 1 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 दिया हुआ है, और ऑप्शन में ये ऑप्शन कैपिटल है, मतलब मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा, बहुत आसान सा है, देख सकते हैं। और ये 12th में भी आ रहा है, तो अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो अब भी ये काम आराम से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का पहले तो मास पता होना चाहिए। कार्बन का मास यहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं, कार्बन का मास जो होता है वो कितना होता है बताइए 12, और हाइड्रोजन का हम लोग क्या लेते हैं बताइए 1। कर लेंगे। मास परसेंटेज जिसका निकालते हैं ना, मास परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज, मास ऑफ एलिमेंट, जिसका निकालना चाह रहे हैं उस एलिमेंट का मास ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ कंपाउंड, मतलब पूरे मास से, मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू 100, और परसेंटेज का सिंबल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। कार्बन फर्स्ट नंबर में है, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए है आपका मीथेन। तो मीथेन में देखिए कार्बन कितना है 1, तो एक कार्बन का मास कितना होगा 12, हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे 12, और टोटल कितना हो जाएगा देखिए 12 इसके लिए होगा, और एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4, तो 12 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 16। तो 12/16 फॉर्मूला में देखिए एलिमेंट का मास 12, कार्बन का निकाल रहे हैं ना हम लोग, जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, तो परसेंट या कार्बन परसेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन के लिए। तो 12 हो जाएगा कार्बन के लिए और 4 हो गया इसके लिए, तो 12 4 16, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 का ये 3 बार में 4 का टेबल में, और ये 4, 3/4 ये 0.75 आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये आएगा। सबको निकालना पड़ेगा तभी तो कब बता पाएंगे जिसका ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी का कार्बन परसेंटेज बताइए, बताओ। देखो कार्बन के लिए 12, बट यहाँ पे कितना कार्बन है 2 कार्बन है ना, तो 12 दूनी 24, यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट 24 और 24, और एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 6। अरे कर सकते हैं ना, 12 दूनी के 24, और 24 हो गया कार्बन के लिए, और 6 हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा 6, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 6 के लिए 6 होगा, तो 24 और 6 कितना आ जाएगा 30, यानी 30 लिख लीजिए इसको, और इसको किससे कर लेंगे 100%। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 का टेबल से ये 8 बार में, तो 8 दही 80, 80%। ऑप्शन नंबर बी तो उससे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी पे चलिए, बताइए कार्बन का मास परसेंटेज का। फिर से देखिए इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, एक का 12, तो 3 का क्या हो जाएगा 36, 12 24 36, 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन को काउंट करिए तो 36 और 8, 36 और 8, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 4 के लिए 8, 8 के लिए 8 हो जाएगा, 36 4 40 और 4 44, ये आ जाएगा। जरा देख लो, 4 का टेबल में ये 11 बार में कट जाएगा, और 4 का टेबल में ये 9 बार में कट जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर दो, 900/11 कितना आ जाएगा जरा देख लो इधर, 11 का टेबल में 8 बार में 88 बचेगा 20, 2 बार में आ जाएगा, नहीं 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में 11 आ जाएगा, बचेगा 9, पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 81.8% आ रहा है। पूरा डिटेल करके दिखा रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ मास वाला देख सकते हैं आराम से, फोर्थ वाला आप खुद से बताओ कैसे निकालेंगे। देखो अगर इसमें क्वेश्चन चेंज भी करेगा तो भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया। कार्बन का मास कितना आएगा, 12, 24, 36, 48, 4 कार्बन है ना, तो 48 हो जाएगा 48, और हाइड्रोजन है 10, तो 48 और 10 58 इंटू क्या हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बड़ा काट सकते हैं तो ये काटेगा, तो ये 29 आ जाएगा और ये आ जाएगा 24, 2400/29, अब तो नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 2400 को 29 से डिवाइड करिए तो कितनी बार में जाएगा, 290, 30 से 60, यानी ये 8 ही बार के आसपास में जाएगा। 8 9 जा 72 का कितना हो जाएगा 2, कैरी 7, 16 और 4 20, 3 23, क्या कर रहा हूँ मैं, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 3 23, हाँ ठीक है। तो ये चला जा रहा है और इसको सॉल्व करो भाई, कितना आएगा 8 और ये हो जाएगा 0 ना, क्योंकि 23 हो गया, हाँ 80। फिर अगर इसको देखेंगे तो 20, 30, 60, 90, 2 बार में समथिंग 0.2 बार में चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, 58 आ जाएगा। और बचाओ इसको घटाओ तो यहाँ पे 2 हो गया और ये हो जाएगा 1 होगा ना, क्योंकि ये चला जाएगा 10, 10 में से गया ये 7, 7 अच्छा 7 है ना, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 ना भाई। हाँ अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा के 0, तो ऐसे भी आएगा, तो ये 7 बार में तो 82 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका आ रहा है देखो जरा, इसमें से पूछा गया था सबसे बड़ा किसका आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है। कैसे किए देखिए, आपको डिटेल में भी करके देख दिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो को सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको करना पड़ेगा भाई, और कैसे कर रहे हैं ये आपके सामने है। फिर अगर दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट में बताना कि क्या और कर सकते हैं। अब आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो जब कभी भी एटम्स निकालना पड़े, मॉलिक्यूल्स निकालना पड़े, तो हम क्या बोले, पहले मोल्स निकाल लिया कीजिए। और इस बार मोल्स कैसे निकलेगा देखिए, वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में क्या है 11.2 बाई 22.4 फॉर्मूला होता है, देखिए बताते हैं। यहाँ पे जब भी रहेगा तो वॉल्यूम लिखेंगे और यहाँ पे लीटर में, और इसको क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिएगा 22.4, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, मोल्स में आएगा। तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ रहा है 11.2 और ये आ रहा है 22.4, पॉइंट से पॉइंट काटो, ये कट जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल कह सकते हैं ना, 1/2 0.5 मोल। अब इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बोला है ना, तो ऑक्सीजन गैस मतलब ये फॉर्मूला होगा। अगर मोल से अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पढ़े होंगे ना, तो अगर मोल है तो अगर इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे देखो ऐसा n का वैल्यू आ गया है, तो एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे मोल्स के लिए, N/Na, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो यहां से नंबर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स के लिए, n स्मॉल n का मतलब क्या होता है मोल, तो स्मॉल n के लिए क्या लिख देंगे बताइए 0.5, यही है स्मॉल n, तो 0.5 और ये Na इधर आ जाएगा, Na ऐसा कर सकते हैं। ये क्या है n जो है ना, ये बता रहा है नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। पर हमसे O2 मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है एटम्स। तो देखिए एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, ये अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम का संख्या कितना आएगा बताइए, 2 एटम्स। तो देखिए इसमें हम लोग एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 इंटू 0.5 इंटू Na, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू Na, और Na का वैल्यू आप सभी को पता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, Na मतलब ये, तो इतना सारा एटम्स होगा। तो ये अगर कोई ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, हाँ जी क्लियर है। तो पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद क्या निकलेगा बताइए मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कितना एटम्स है, तो देखिए एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है 2, तो इसके लिए इससे हमने इंटू कर दिया, ठीक है। जितना मॉलिक्यूल आएगा उसमें फिर देखिएगा कितना एटम्स है, उसके साथ आपको इंटू करना पड़ेगा। फिर से इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला क्वेश्चन आया, ये हम लोग ऑलरेडी भी शायद पहले भी कर चुके हैं ना इंपेरिकल फार्मूला। तो पहले तो जो जो एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका पहले चार्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट लिख लेंगे, एलिमेंट में कौन कौन है बताइए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक मास लिख लीजिए, एटॉमिक मास, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और इसका होता है 16,
उसके बाद परसेंटेज लिख लीजिए, तो परसेंटेज है 40, 6.7 और ये है आपका 53.3। ये ऑलरेडी बना हुआ हमको लग रहा है कि ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसके बाद मोल निकाला जाता है। मोल, मोल को कैसे निकालते हैं, तो परसेंट को डिवाइड कर दीजिएगा एटॉमिक मास से। परसेंट को किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से। थोड़ा हम साइड कर ले रहे हैं ना, क्योंकि ये जगह नहीं बन पा रहा है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, तो परसेंटेज कितना है 40/12। इसको सॉल्व करिएगा तो 12 तिया 36, फिर 4 बच जाएगा तो 3.3। 6.7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.7, और ये 53.3 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 तिया 48, ये भी 3.3 समथिंग आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है तो देखिए इसका सिंपलेस्ट निकाल लेते हैं, इसका मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो, तो मोल रेशियो कैसे निकालते हैं वो सुनिए। जो सब में से सबसे छोटा वैल्यू आता है ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3.3 में से 3.3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 6.7 में से 3.3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, और इसको भी अगर डिवाइड करेंगे 3.3 से तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो कार्बन का संख्या हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का संख्या हो जाएगा 1। तो ये आएगा, ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे। तो CH2O जो बी का ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। कर लेंगे ना, ऐसा करके ये चार्ट बनाया जाता है। तो आप इस मदद से आप किसी का भी इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। इंपेरिकल मतलब क्या होता है सर, तो सिंपलेस्ट फार्मूला को ही हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। मतलब सब कॉमन लेके निकला हुआ है। इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे 1 को छोड़ के, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। चले आगे। हाँ, विच क्वांटम डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, तो किससे आता था, एल का वैल्यू से। तो एल का वैल्यू समझ पाते थे ना, जैसे 0 आता था तो क्या बोलते थे, एस सबसे। एस मतलब कैसा होगा, स्फेरिकल। तो एल का वैल्यू कौन बताता था, आपको याद होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, चाहे यहाँ लिखा हुआ भी एल। तो ये बहुत आसान सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आप शेप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, बोल रहा है एक नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, तो कितना आएगा। देखो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता होगा कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, 2। सेकेंड ऑर्बिट में अगर एन का वैल्यू फर्स्ट है, अगर एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना घूमता है, 8। पढ़े हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला में मैच कर जाएगा, देखिए 2n स्क्वायर में। अगर आपको याद भी होगा तो देखिए 2 इंटू पहला ऑर्बिट का लिए डालेंगे तो एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए डालेंगे तो 2 इंटू किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। एन का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। थर्ड ऑर्बिट के लिए भी निकाल सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यही होगा 2n स्क्वायर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, यानी 18। तो ये आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर, वो ये आएगा 26 का। नेक्स्ट चलिए, हाँ, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये चैप्टर नंबर 2 में थे, ठीक है। वेवलेंथ पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता था लैम्डा बराबर, लैम्डा को कहते हैं वेवलेंथ, और ये फॉर्मूला होता था h/mv। h का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है, डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो h का वैल्यू आ जाएगा 6.63 10 का पावर -34, m के जगह आ जाएगा 9.1 इंटू 10 का पावर -31, और v के जगह आ जाएगा 10 का पावर 7। कर लेंगे, देखो जरा, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 6.63 रहने दीजिए, इसको 9.1 को हम लोग 9 मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा भी मानोगे तो चल जाएगा, क्या पूरा मानेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, हम इसको 9 को ही मान ले रहे हैं। अब ये सब -34, ये ऊपर जाएगा तो +31, और ये ऊपर जाएगा तो -7। 34 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 7, अच्छा इसको काट लेते हैं ना, 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 2.21 होगा। इसको और डिवाइड कर लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आया है। अच्छा इसको और डिवाइड करेंगे ना, देखिए तो इसको और डिवाइड कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.21 डिवाइडेड बाई 3, और 10 का पावर 34, 6 40 और 41, 41 में से 31 कट जाएगा तो आ जाएगा 10 का पावर -10। ये आएगा 10 का पावर -10 में तो है, पर अभी इसको और करना पड़ेगा। देखिए कर सकते हैं ना, देखिए 34 और 7 कितना होगा 41, 41 में से 31 गया तो 10 आएगा, पर साइन बड़ा वाले का ही रहेगा तो माइनस वाले का। अब इसको डिवाइड कर दो, 2.21 है ना, इसको डिवाइड कर दो 3 से, यानी 3 से डिवाइड करो, 2 2 4 5, 2.21 नहीं कटेगा तो पहले पॉइंट बैठाएंगे। 7 बार में कितना आ जाएगा बताओ, देखो 7 वाला तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए 7 का बार में कट जाएगा 21, बचेगा कितना 1 1 1 1 है, तो 3 का टेबल में 3 बार में क्या आ जाएगा 9, बस 0.73 लिख दें हम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 0.73 10 का पावर -10, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, देखिए ये वाला चीज है। तो इस पॉइंट को अगर इधर ले जाएंगे ना तो इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या कर रहे हैं घटाएंगे, तो -10 से क्या हो जाएगा -11, तो 7.3 इंटू 10 का पावर -11 ये आ जाएगा, देख लीजिए। और लैम्डा डिस्टेंस होता है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। चले आगे,
देखिए ये तो बहुत आसान सा सवाल कर दिया है। 34 कौन सा ब्लॉक का डिपेंड करेगा, कौन से ब्लॉक का है। तो देखिए पी ब्लॉक अगर सबसे इधर जानते हैं ना, तो पी ब्लॉक सबसे इधर, तो इसमें आता था नोबल गैस। अगर ग्रुप नंबर 18 का बात किया जाए तो ये आता था 2 एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद आता था 2, 10, 18 और ये 36। तो जस्ट इसके बगल में 35 होगा और इसके बगल में 34। तो ये कौन सा ब्लॉक का आएगा? 34 किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। क्लियर है? क्योंकि पी में टोटल 6 ब्लॉक रहते हैं ना, तो इसमें तो 3 ही में आ जा रहे हैं, तो ये पी ब्लॉक का है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने का पावर जो होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्लोरीन में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है बट उसका साइज छोटा है ना, तो वो रख नहीं पाता, बट क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ठीक ठाक है और साइज भी थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए कौन आ जाता है ऑप्शन में? क्लोरीन। ये अगले साल भी पेपर में आया था, तो इसको जरूर से देखिएगा। डायोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होता है? तो नाइट्रोजन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। तो ये देखिए हाफ फील्ड है ना, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना, पी में टोटल, क्या बोल रहा हूं मैं, डायोनाइजेशन इंथैल्पी, हाँ पी में कितना आ जाएगा टोटल, क्योंकि 3 बॉक्स आता है ना पी में, अगर आप देखेंगे तो 3 बॉक्स आता है, तो अभी 3 है, तो ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड वाला या फिर फुल्ली फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बोला है कि नाइट्रोजन में क्यों स्टेबल है, तो नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, नहीं, नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें हाफ फील्ड होता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसका ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। अल्कली अल्कलाइन, ये सब पीरियोडिक टेबल का सवाल है। ग्रुप 1 को कहते थे हम लोग अल्कली मेटल, याद होगा, तो इसका याद रखते थे। ये हाइड्रोजन को तो छोड़ दीजिए, हेलिना का ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना, हेलिना का रब से फरियाद, रब से फरियाद, इसको कहते थे अल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को कहते थे अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका क्या होता था? बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। इसका जो आ रहा है देख लीजिए, मैग्नीशियम है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को कहते हैं, तो मैग्नीशियम आपका है यह, तो मैग्नीशियम आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट चलिए, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, पीरियड इसको कहते हैं इधर से इधर, तो इधर जाते हैं तो क्यों घटते जाता है? साइज घटता है, मालूम है आपको? ये घटता क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है यानी प्रोटॉन, वो क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो देख लीजिएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में बहुत इजी सा रहता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। इसमें से बोल रहा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो बहुत आसान सा है। देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, और इसमें अगर तोड़ेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Na+, तो 0 से प्लस जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। और कहीं पे भी अगर इंक्रीज होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +1 हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कहते हैं कौन सा चीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सोडियम। सोडियम यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज होते हुए दिखेगा। चलिए फिर से चलते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, तो पोटेशियम के लिए क्या होता है? +1, तो +1 पर कितना पोटेशियम है? 2, तो इंटू 2 कर देंगे। क्रोमियम का हमको निकालना है तो हम x मान लेंगे, बट कितना क्रोमियम है? 2, तो इंटू 2 कर देंगे। ऑक्सीजन के लिए होता है -2 इंटू 7, क्या हो जाएगा? सबको मिला के क्या कर देंगे? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2x और ये आ जाएगा -14 = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2x और ये -12 है, उधर जाएगा तो +12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +6। तो क्रोमियम का पूछ रहा था क्या होगा, तो क्रोमियम का क्या आ जाएगा? +6। इजी सा है, बट अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे तो आपका ध्यान में रह जाएगा। जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं बताइए? जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। ये सब आपका पता होना चाहिए। क्रोमियम, पोटेशियम का कितना होता है भाई? पोटेशियम का +1, और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। ये सब आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको याद रहना चाहिए था, ठीक है। और नहीं याद है तो अभी बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिए। द चेंज इन इंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक, ये तो बहुत इजी सा है, 10th क्लास में बच्चे लोग पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है? निगेटिव, निगेटिव आता है, तो निगेटिव कर दीजिए, ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव। हाँ, एंट्रोपी क्या बोलता था? देखिए सेकंड लॉ बताता था एंट्रोपी के बारे में कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका एनर्जी क्या होते जाएगा, सॉरी एंट्रोपी क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। तो एंट्रोपी के बारे में कौन बताता है? सेकंड लॉ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 10, ठीक है, यानी K का वैल्यू दिया हुआ है 10। व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड? ये मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसको घटाना चाहेगा ना। ली चटलीस प्रिंसिपल अगर आपको याद है, अगर आप किसी चीज को बढ़ाते हैं तो उसको घटाने का कोशिश करेगा। तो कैसे घटेगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ये वाला चीज घटेगा, और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ये बढ़ेगा। बट क्या करना है? इसको घटाना है, घटाने के लिए किधर जाएगा? बैकवर्ड। तो रिएक्शन किस साइड जाएगा बताइए? बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, ठीक है। अगर किसी को घटाना होता है तो वो रिएक्शन किधर जाता है भाई? बैकवर्ड। अगर किसी को बढ़ाना होगा प्रोडक्ट को तो वो जाएगा फॉरवर्ड। तो ये सब बातें क्या हम लोग करते चलेंगे।
पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब पीएच क्या होना चाहिए, 25 डिग्री पे क्या होना चाहिए, 7। पता होगा ना, 0 से 14 तक होता है, 0 से 7 तक होता है एसिडिक, और 7 पे एग्जैक्टली बोलते हैं न्यूट्रल, और 7 के बियॉन्ड होता है वो क्या होता है, बेसिक। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे एकदम सही है। लेविस बेस, लेविस बेस मतलब लोन पेयर को जो डोनेट करे। लेविस बेस किसको कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करे। लोन पेयर डोनेटर, जो लोन पेयर को डोनेट कर पाए उसको क्या कह देंगे हम लोग, लेविस बेस। तो BF3 के पास लोन पेयर है ही नहीं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 3 को इलेक्ट्रॉन था, तीनों के साथ तो फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास नहीं होगा। अमोनिया, अमोनिया के पास होगा, देखिए अमोनिया का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5, 3 को तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया रे ऐसे, 1 2 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो पड़ गया ना, तो ये लोन पेयर किसी को दे सकता है ना, तो लोन पेयर को डोनेट कौन करेगा बताइए, अमोनिया। इसके अलावा नहीं, ये तो खुद पॉजिटिव, ये तो खुद खींचेगा। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये भी खींचेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या आता है 13, तो इसका भी 2 8 3, तो तीनों का तीनों तो बॉन्ड बना लिया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वही आपका बन जाएगा लेविस बेस। लास्ट क्वेश्चन, द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो कॉमन आयन इफेक्ट कहां पे इफेक्ट करता है, याद है आपको, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कम घुलता था उसका सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता था, तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो यही है आपका 20 तक का क्वेश्चंस, इसको करते जाइए, कुछ क्वेश्चंस और बनाइए और थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते चलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आते रहेगा, बाकी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है, पर इसको जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।